जय हिंद दोस्तों बचपन में हमें सुपर हीरोज बहुत पसंद हुआ करते थे, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, पावर रेंजर्स, जिनके पास एक फिक्स ड्रेस कोड हुआ करती थी और ये ड्रेस कोड हमें बहुत अच्छी लगती थी उस समय। दोस्तों इन सुपर हीरोज का एक ही काम हुआ करता था उस समय कि अपनी पावर्स का सही यूज कर कर लोगों की मदद या लोगों की भलाई करना, और हम भी इनके जैसे बनने का एक सपना देखते थे और हम ये भी सोचा करते थे काश इनके जैसी पावर सिर्फ एक ही दिन के लिए हमको भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर दोस्तों हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर हमें ये चीज समझ में आने लगी, ये जो सुपर हीरोज है ना सिर्फ टीवी में ही एग्जिस्ट करते हैं, रियल जिंदगी में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि क्या रियल जिंदगी में भी ये सुपर हीरोज होते हैं जिनके पास एक फिक्स ड्रेस कोड हो, पावर्स हो, और जब वो भीड़ में चले तो भीड़ का हर इंसान उनके जैसे बनने का सपना देखे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है बिल्कुल हाँ, रियल जिंदगी में भी सुपर हीरोज होते हैं, और वो होते हैं दोस्तों आर्म फोर्सेस के फौजी, जिनके पास पावर्स होती है, अपना एक फिक्स ड्रेस कोड होता है और जिनका अपना एक अलग स्टेटस होता है, और इनका भी वही काम होता है कि लोगों की मदद करना और अपने देश की सेवा करना। तो जितने भी स्टूडेंट जो 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी 10th और 12th क्लास पास कर ली है, उनका एक क्वेश्चन तो दिमाग में जरूर आता होगा कि हम किस तरीके से आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हम सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि आर्म फोर्सेस होती क्या है। दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसे हिंदी में भारतीय सशस्त्र सेना बोला जाता है, जो कि भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा, आर्म फोर्सेस मतलब कि भारत की 3 सेना होती है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। इंडियन एयरफोर्स, जिसे वायुसेना भी बोला जाता है, जो हवा में रहकर अपने देश की रक्षा करती है। इंडियन आर्मी, जिसे थल सेना बोला जाता है, जमीन पर रहते हुए अपने देश की रक्षा करती है। और इंडियन नेवी, जल सेना, जो पानी में रहते हुए अपने देश की रक्षा करती है। इन आर्म फोर्सेस के और भी कुछ मुख्य कार्य है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। देश को बाहरी युद्धों से बचाना, देश के आंतरिक खतरों को कम करना, देश में बड़े लेवल के दंगे और अस्थिरता को कम करना, देश में भूकंप या प्राकृतिक आपदा में राहत कार्यों में मदद करना, साथ ही देश को बाहरी युद्धों के आक्रमण से बचाना, ये सभी आर्म फोर्सेस के कार्य होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि हम कैसे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों 2006 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स विश्व में 4th नंबर पर सबसे पावरफुल एयरफोर्स में से एक है। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग कैसे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो एज लिमिट का होता है। परफेक्ट एज में रहते हुए अगर आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन की, सही गाइडेंस, अपनी सही स्ट्रेटेजी के साथ में, तो आप इंडियन एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत रास्ते हैं। पहला है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम भी बोला जाता है, जो UPSC कंडक्ट करवाती है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होता है, में आपका SSB का इंटरव्यू होता है, लास्ट में इसका मेडिकल होता है। आपकी इंग्लिश, GK और मैथ्स अच्छी होना जरूरी है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 20 से लेकर 24 साल के बीच में है। इसमें दोस्तों आपका 10+2 में साइंस मैथ होना जरूरी है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास की हो, या फिर अगर आपके पास BTech है तो भी आप CDS एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक रास्ता और आता है, जो है FCAT का एग्जाम, AFCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसमें आपकी एज लिमिट 20 से लेकर 26 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें आपकी जो ड्यूटी है वो फ्लाइंग ब्रांच में मिलती है आपको, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास में 12th में साइंस मैथ होना जरूरी है, या फिर अगर आपने BE या फिर BTech कर रखी है उसमें भी आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। FCAT के अंदर ही एक और पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है, ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट पे, जिसमें आपके पास में ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, उसमें साइंस मैथ होना कंपलसरी नहीं है, और उसमें एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एयरफोर्स ज्वाइन करने का एक रास्ता और है NDA का रास्ता, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें आपकी एज लिमिट 16.5 साल 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए, और ये NDA का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपने 12th पास कर ली है या फिर आप अगर 12th अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हो तो इस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। भले ही आपका एग्जाम इसमें क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट इसमें चाहिए होती है, 12th आपको फाइनल कर लेना होता है बाद में। NDA एग्जाम के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी खासी होनी चाहिए, इंग्लिश स्पोकन वगैरह
ठीक है। और साथ में आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कितना सोच सकते हो, ये सारे कुछ हुनर है जो आप में होने चाहिए। इसमें एसएसबी का इंटरव्यू होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इतनी देर पहले जो मैंने आप लोगों को बताए थे, एनडीए को छोड़कर जितने रास्ते बताए थे उन सब में ग्रेजुएशन चाहिए होती है, और वो सारे ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं। इसको क्लियर कर पाना थोड़ा सा टफ भी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है, पूरा फोकस चाहिए होता है। पर अगर आपने सोचा है कि नहीं, कोई अगर ऐसा रास्ता है जिसमें आसानी से मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकूं, जिसमें कंपटीशन भी कम हो, तो उसके लिए फिर है आपके पास में अग्निवीर वायु के द्वारा आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी वैकेंसी साल में 2 बार निकाली जाती है। आने वाले समय में इस अग्निवीर वायु के अंदर कुछ संशोधन होगा, जिसमें आपकी जितनी भी टेक्निकल ब्रांचें हैं वो सारी परमानेंट हो सकती है इसमें। और वैसे 25% तो आप उसमें परमानेंट कर दिया जाएगा। अग्निवीर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। उसी के माध्यम से भी आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हो। एज लिमिट 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अब इसमें भी दोस्तों आपकी 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकलती है, एक होती है आपकी टेक्निकल और एक होती है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के लिए आपको 12th क्लास में साइंस मैथ्स चाहिए होती है, और साइंस मैथ्स में आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट में अलग से 50 नंबर आपके होने चाहिए, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। इसमें सेकंड पोस्ट पे निकलती है दोस्तों नॉन टेक्निकल, जिसे पहले के समय वाई ग्रुप भी बोला जाता था। इसमें भी आपके 12th क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए, और सिर्फ इंग्लिश में 50 मार्क्स अलग से होने चाहिए। नॉन टेक्निकल के अंदर आपके 10th लेवल तक की इंग्लिश आती है, 10th क्लास तक की अर्थमेटिक की मैथ्स आती है, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर का कुछ स्टेप्स होते हैं। उसके बाद में इसमें अंदर जाने के बाद में इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद में मेडिकल एग्जाम होता है, और फिजिकल भी लिया जाता है। इसमें रनिंग होती है, बहुत आसान रनिंग होती है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जो 7.5 से 8 मिनट के बीच आपको कंप्लीट करनी होती है। तो बिना किसी दिक्कत के, इसमें कंपटीशन भी कम होता है, आसानी से इसको ज्वाइन किया जा सकता है और एयरफोर्स का एक हिस्सा बना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। सक्सेस विजन के अंदर इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के और वाई ग्रुप के बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 अगस्त से। अगर किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पर अपने इंडियन आर्म फोर्सेस है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में होती है। 1895 में इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके जनरल मनोज पांडे हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन करने के लिए ऑफिसर्स लेवल पर जिस तरीके से एयरफोर्स के द्वारा अपन एनडीए और सीडीएस एग्जाम के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से वही सिलेक्शन प्रोसीजर इंडियन आर्मी का है, जिसमें अगर आपको ऑफिसर्स लेवल पे अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप एनडीए के द्वारा, सीडीएस एग्जाम के द्वारा एज ए ऑफिसर लेवल पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन आर्मी अगर आपको ज्वाइन करनी है, एक हिस्सा बनना है, दोस्तों एज लिमिट 17.5 साल से 21 साल के मध्य रखी जाती है। और इसमें भी सेम एयरफोर्स की तरह ये एक अग्निवीर की वैकेंसी है। जो ये 17.5 से 21 साल वाली ये जो वैकेंसीज है, इनमें जो कंपटीशन होता है बहुत कम होता है। इसमें आप साल 1.5 साल की अच्छी खासी मेहनत करके इस जॉब को पा सकते हो। इसके लिए दोस्तों साल में वैकेंसी निकाली जाती है। 8th वाले जो स्टूडेंट है वो ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर जो फिजिकल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए आपको 1600 मीटर का जो ग्राउंड होता है उस पर अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होती है। उसमें साल 1.5 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें आपको अपनी जो अच्छी खासी रनिंग है वो बनानी होती है। और 5.5 मिनट और 5:15 के आसपास आपको एक अच्छा टाइमिंग लेके आना होता है, तो आप इसमें रनिंग क्लियर कर जाओगे। इसमें पेपर वैसे इतना टफ नहीं होता है, पर इसमें जो रनिंग होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। बाकी इसमें भी कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप सही समय पर जाग जाते हो, सही समय पर इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप इसमें बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन लेने के लिए जैसा कि मैंने बताया 8th क्लास के लेवल पे, 10th क्लास के लेवल पे और 12th क्लास के लेवल पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 8th क्लास वाले बच्चे ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं वो जनरल ड्यूटी मतलब जीडी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो आर्मी में जो लगते हैं वो इस जीडी वाली वैकेंसी के थ्रू ही लग पाते हैं। 12th लेवल पर आपकी वैकेंसी निकलती है क्लर्क और आर्मी टेक्निकल। टेक्निकल वाले बच्चों को साइंस मैथ होनी चाहिए। अच्छा, इसमें नर्सिंग वाले जिनके पास में 12th में साइंस बायो है वो नर्सिंग के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के इन वैकेंसीज के लिए आपके पास में 10th और 12th क्लास होनी चाहिए। आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क की वैकेंसी के लिए वही जनरल ड्यूटी वाला सारा सिलेबस वही आता है, बस इसमें इंग्लिश थोड़ी अलग से ऐड हो जाती है। तो जो इंग्लिश आप एयरफोर्स एग्जाम के लिए कर रहे हो वो आपके इंडियन आर्मी के क्लर्क के लिए भी काम आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पर्सनली राय देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इंडियन आर्म फोर्स से ज्वाइन करना है, आप लोगों ने जस्ट 12th पास कर ली है, तो आप अग्निवीर वाली जो ये वैकेंसी इसके द्वारा इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये छोटी पोस्ट है, मेरे को तो ऑफिसर लेवल वाली पोस्ट पे जाना है, ऐसा मत सोचना।
क्योंकि आप एक बार किसी तरीके से इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन जाइए, उसके बाद अंदर जाने के बाद जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसके द्वारा आप वहां पे जाके ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। पर मेन यहाँ पे मुद्दा है कि आप सबसे एक हिस्सा तो बनिए। दोस्तों इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको आजकल के समय इसमें रिटर्न एग्जाम पहले कर दिया गया है। रिटर्न एग्जाम पास होने के बाद में आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, मतलब 1600 मीटर दौड़ने होते हैं, जिसके लिए परफेक्ट टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो 5:15 से 5:30 के बीच आपकी टाइमिंग आनी चाहिए। उसके लिए आप ग्राउंड पे कम से कम 1-1.5 साल अच्छी खासी मेहनत करिएगा, तो आपकी रनिंग भी निकल जाएगी। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होता है, जिसमें आपकी आंखों को चेक किया जाता है कि कहीं कलर विजन का पॉइंट तो नहीं है, दूर की दृष्टि कैसी है, ये सब नॉर्मली चेक किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपकी ठीक ठाक अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए, मतलब 5.5 फुट से तो ज़्यादा ही आपकी हाइट होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। बाकी ऐसे ऐसे बच्चों ने भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है जिनका जो वेट है वो सिर्फ 50 किलो है या 48 kg है। ऐसे बच्चों ने भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है, क्योंकि जब बच्चा रनिंग करता है, अपना शरीर तोड़ता है, तो ऑटोमेटिक वेट तो कम होता है। और जो वहाँ पे जितने अपने फौजी भाई होते हैं ना, इस चीज़ को समझते हैं वो अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को अपने आप पे विश्वास है तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर इंडियन आर्म फोर्सेस में आती है इंडियन नेवी। दोस्तों इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। और दोस्तों जो इंडियन नेवी है दुनिया की 10 सबसे पावरफुल नेवीज में अपना 7वां स्थान रखती है। वर्तमान में इंडियन नेवी के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार है। दोस्तों इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए आप एनडीए के द्वारा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर 10th और 12th लेवल पर अपन बात करें तो 10th लेवल पर आप नेवी एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है, जिसमें आपके 10th क्लास तक की साइंस, एसएसटी मतलब एनसीईआरटी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मेडिकल और जो फिजिकल होता है इसमें इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, इंडियन आर्मी की तरह इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। इसमें 12th वाले बच्चों के लिए नेवी एसएसआर की वैकेंसी भी निकाली जाती है, कि एज लिमिट 17 से लेकर 20 साल के बीच में होनी चाहिए। नेवी एसएसआर के लिए आपके पास में 12th में साइंस मैथ होना जरूरी है। फिर 12th वाले बच्चों के लिए एक वैकेंसी और निकाली जाती है, नेवी AA साइंस में, तो साइंस बायो हो सकती है। इसमें आपके एग्रीगेट 60% होने चाहिए और 50% मार्क्स इसमें आपके इंग्लिश में होने चाहिए। तो दोस्तों ये जितने भी आर्म फोर्सेस है जिसको जस्ट अपन 10th या 12th बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें जो एज लिमिट है वो 17.5 से लेकर 21 साल 20-21 साल के मध्य में रखी गई है, ठीक है। जब तक अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को आर्म फोर्स से ज्वाइन करना है, तब तक उनकी 21 साल की जो एज है वो निकल जाती है। बस एक यही वजह है कि इसकी वजह से इंडियन आर्म फोर्स की ये जो 10th और 12th वाली वैकेंसी है इनमें कॉम्पिटिशन कम होता है। अगर आप लोगों को पहले किसी के द्वारा गाइड किया गया है या आप लोगों ने पहले इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले रखी है, तो आप बहुत कम एज के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हो। अधिकतर बच्चों को अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वो इसमें अप्लाई तो करना दूर की बात है, उनकी एज ही निकल जाती है उस समय तक, क्योंकि वो जस्ट 12th बाद में या तो कॉलेज करने के पीछे भागते हैं या उनका दोस्त कुछ कर रहा होता है तो वो चीज करने की ट्राई करते हैं तब तक। क्योंकि देखा जाता है कि आम जो एक एवरेज बच्चा होता है वो 18 साल की एज में अपनी 12th क्लियर कर देता है, और 2 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, और 2 साल निकलने के बाद उसकी एज हो जाती है 20 साल, और 20 साल होने के बाद उसको ऐसा दिमाग में आता है कि मेरे को इसको ज्वाइन करना चाहिए, तब तक तो एज लिमिट ही खत्म हो जाती है उसकी। इसीलिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस के 10th और 12th वाली वैकेंसीज है इसमें कंपटीशन कम होता है। दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ, जिसमें इंडियन आर्मी की जीडी, टेक्निकल और क्लर्क के लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, और एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी, जिसमें बच्चों को नॉर्मली इंग्लिश बोलना, इंग्लिश ग्रामर की सारी नॉलेज, जितने भी उनके सिलेबस में टॉपिक्स आते हैं वो सारे यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद में उनका 2 बार रिवीजन करवाया जाएगा, और जैसे उनका सिलेबस और रिवीजन खत्म हो जाता है फिर उनकी प्रैक्टिस टेस्ट द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 10th पास कर ली है या फिर जिन बच्चों ने 12th पास कर ली है वो यहाँ पे आके प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें जाके मेरे को मैसेज करके मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हो। सक्सेस रीजन में आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जीके, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथमेटिक्स जैसे सभी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई जाएंगे। और रही बात दोस्तों फिजिकल के लिए, तो इंडियन एयरफोर्स में कोई इतना टफ फिजिकल नहीं होता है, उसमें आपको 1600 मीटर जो होता है वो 7.5 से 8 मिनट के बीच में कवर करना होता है। इंडियन आर्मी में थोड़ा सा टफ फिजिकल होता है, तो उसके लिए आप अपने आसपास का कोई ग्राउंड देखिएगा और उसमें रोज सुबह सुबह रनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाइएगा। बाकी जो रिटर्न और पेपर इसमें इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए सक्सेस रीजन आप लोगों के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिसके द्वारा आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।